दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ से मौत पर सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक, किसे ठहराया जिम्मेदार। सीएम हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से हुई मौत को अव्यवस्था का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि हृदय विदारक घटना सुनकर अत्यंत आहत है। हेमंत सोरेन ने मृतकों व घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मरांगबुरु दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। उन्होंने घायल लोगों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिलने की कामना की। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात हुई भगदड़ की घटना के बाद रेलवे ने सबक लेते हुए देश भर की सभी स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। झारखंड के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर कोरस कमांडो ने शनिवार को मोर्चा संभाल लिया है। डीआरएम तरुण हुरिया चक्रधरपुर के अधीन आने वाले टाटानगर समेत सभी 13 स्टेशनों के सीसीटीवी कैमरा के वॉर रूम में बैठकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। टाटानगर रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज को बंद कर दिया गया है। सभी यात्रियों को एंट्री मेन गेट से ही कराई जा रही है। प्लेटफॉर्म पर उन्हें ही अंदर जाने दिया जा रहा था जिनके पास वैध टिकट था और उनकी ट्रेन आने का समय हो चुका था। जिनकी ट्रेन को आने में अभी देरी थी उन्हें स्टेशन के प्लेटफॉर्म में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा था। लगातार अनाउंसमेंट कर यात्रियों को सूचना दी जा रही थी। टाटानगर मेन गेट के बाहर लंबी कतारें लग गई थी। कल्पना संग दिल्ली से लौटे सीएम हेमंत सोरेन, कैसी है शिबू सोरेन की तबीयत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार की रात विशेष विमान से दिल्ली से लौट आए हैं। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी उनके साथ थी। वह अपने पिता शिबू सोरेन की रूटीन हेल्थ चेकअप कराने के लिए दिल्ली गए हुए थे। अभी शिबू सोरेन का स्वास्थ्य सामान्य है। जाँच में समय लगने की वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 6 दिनों तक दिल्ली में ठहरे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष सह सांसद शिबू सोरेन रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए दिल्ली गए थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विशेष विमान से उन्हें लेकर दिल्ली गए थे। दिसोम गुरु का हेल्थ चेकअप किया गया। हफ्ते भर से मुख्यमंत्री भी दिल्ली में थे। पिछले दिनों कल्पना सोरेन भी दिल्ली गई थी। रविवार की देर रात तीनों रांची लौट आए हैं। झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक 18 फरवरी की शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में होगी। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट मुहर लगाएगी। झारखंड में सोने की खदान की खोज, रांची के अनगड्डा में रेयर मेटल, खूंटी में सोने की खदान की संभावना है। झारखंड सरकार द्वारा हाल ही में नवगठित कंपनी झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड खूंटी के उलीहुरांग में सोने की खदान की खोज कर रही है। जानकारों की माने तो जल्द ही यहां सोने की खदान मिल सकती है। बताया गया कि अगले 2 से 3 महीने में यहां अन्वेषण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद सोने की खदान ब्लॉक तैयार कर सरकार को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। फिर सरकार इस खदान से सोना निकालने के लिए नीलामी की प्रक्रिया शुरू करेगी। खूंटी, सरायकेला और रांची जिले के अन्य इलाकों में सोने की खदान की खोज की जा रही है। इन जगहों पर भी JEMCL द्वारा स्थल की जांच कर ली गई है। सैंपल की जांच की जा रही है। इससे इसकी पुष्टि होगी कि कितना सोना है। दूसरी ओर रांची जिले के अनगड्डा के रेयर मेटल ब्लॉक का अन्वेषण कार्य चल रहा है। यहाँ भी जल्द ही अन्वेषण प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। JEMCL MD आकांक्षा रंजन ने कहा कि JEMCL की ओर से सोना समेत अन्य खनिजों का अन्वेषण किया जा रहा है। अन्वेषण के बाद सरकार को रिपोर्ट दी जाती है कि वहां कितना रिजर्व है। इसके बाद सरकार अगला कदम उठाती है कि संबंधित ब्लॉक में मिनरल निकालने के लिए क्या करना है। आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ऐसे बढ़ा रहा है अपना नेटवर्क, स्पेशल ब्रांच ने किया अलर्ट। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी सोशल मीडिया के माध्यम से नेटवर्क बढ़ाने के साथ साथ एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं। इस बात की जानकारी केंद्रीय खुफिया एजेंसी से मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय के स्पेशल ब्रांच ने एक रिपोर्ट तैयार कर रांची, जमशेदपुर और धनबाद SSP के अलावा 21 जिलों के SP और ATS को अलर्ट किया है ताकि सोशल मीडिया पर संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। स्पेशल ब्रांच की ओर से यह निर्देश भी दिया गया है कि ऐसे मामलों की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट के अनुसार एक फेसबुक यूजर फैजान खान के बारे में सेंट्रल एजेंसी को इस बात की जानकारी मिली कि फैजान ने अपने फेसबुक प्रोफाइल में प्रतिबंधित आतंकी संगठन का लोगो का इस्तेमाल किया है। फेसबुक यूजर फैजान के फ्रेंड लिस्ट में कुछ मित्र है, लेकिन फ्रेंड लिस्ट में एक मित्र ने अपना प्रोफाइल को लॉक कर रखा है। इस वजह से उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं मिल सकी, जबकि फ्रेंड लिस्ट में शामिल अन्य लोग भारत के विभिन्न राज्यों के रहने
होने वाले हैं। रांची एनआईए ने वर्ष 2024 में आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी फैजान अंसारी को लोहरदगा से गिरफ्तार किया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद एनआईए की जांच में इस बात की पुष्टि हुई थी कि वह देश के भीतर और विदेश में कार्यरत आतंकी संगठन एसआईएसआई के ऑपरेटिव के संपर्क में था। वह सोशल मीडिया के संपर्क में आकर आईएसआईएस के विचारधारा को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकाशित कर रहा था। वहीं दूसरी ओर एटीएस की जांच में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी आरजी हसनन सोशल मीडिया के माध्यम से ऑडियो और वीडियो भेजकर जिहाद फैला रहा था। झारखंड में 39% बच्चे कुपोषित, लेकिन रिम्स के इस केंद्र में सिर्फ 84 का ही इलाज। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक झारखंड में 39% बच्चे कुपोषित हैं। वहीं अति गंभीर रूप से कमजोर बच्चों की संख्या 9.1% है। इसमें शहरी बच्चों में 10.7% और ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों की तादाद 8.8% है। इसके बावजूद रिम्स के पेइंग बिल्डिंग स्थित रेफरल कुपोषण उपचार केंद्र में इलाज के लिए पहुँचने वाले कुपोषण बच्चों की संख्या नहीं के बराबर है। इस सेंटर की स्थापना अक्टूबर 2023 में की गई थी। इस 1.5 साल में इस सेंटर में केवल 84 बच्चों का ही इलाज किया जा सका है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों को स्पष्ट निर्देश है कि उनके यहां आने वाले कुपोषित बच्चों का इलाज के लिए रिम्स रेफरल सेंटर भेजना है, लेकिन विभागीय स्तर पर निगरानी और सख्ती नहीं होने के कारण कुपोषित बच्चों को यहाँ नहीं भेजा जा रहा है। रिम्स के शिशु ओपीडी में एक नर्स तैनात की गई है, जो परिजनों को प्रोत्साहित कर कुपोषित बच्चों को उपचार के लिए सेंटर ले जाती है। इधर कुपोषण उपचार केंद्र में मैन पावर की कमी है। एक समय था जब न्यूट्रिशन काउंसलर, रसोइया, वार्ड बॉय और अन्य कर्मचारियों की कमी के कारण बच्चों के लिए पोषण युक्त भोजन की व्यवस्था करने में परेशानी होती थी, जिसकी वजह से यहाँ बच्चों को भर्ती करना बंद कर दिया गया। लेकिन फिलहाल यह सेंटर संचालित है। कुपोषित बच्चों के इलाज का जिम्मा शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्या सिंह संभाल रही हैं। उनका कहना है कि कुपोषित बच्चे इलाज के लिए नहीं पहुँचते हैं, जबकि सेंटर में सभी व्यवस्थाएं और सुविधाएं उपलब्ध है। हेमंत सोरेन की 49,286 वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों को सौगात। कब से आएंगे 3 महीने की पेंशन के पैसे। वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों के लिए खुशखबरी है। इन 3 महीने की पेंशन एक साथ ही दी जाएगी। 17 फरवरी से इसके खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। हफ्ते भर में सभी लाभुकों के खातों में पैसे भेजे जाएंगे। सभी लाभुकों के खातों में 3 महीने के 1,000 रूपए भेजे जाएंगे। देवघर जिले में 49,286 वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों को एक साथ 3 महीने के पेंशन की राशि खाते में भेजी जाएगी। देवघर जिले में कुल 14.78 करोड़ रुपए पेंशन मद से प्राप्त हैं। सोमवार से लाभुकों के खातों में राशि भेजने का काम शुरू कर दिया जाएगा। एक सप्ताह के अंदर सभी लाभुकों के खाते में राशि भेज दी जाएगी। प्रति लाभुक के खातों में 3,000 रूपए भेजे जाएंगे। जिन लाभुकों को 3 महीने की राशि खाते में भेजी जाएगी, उसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के 38,285 लाभुक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 9,301 लाभुक और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के 1690 लाभुक शामिल हैं। इन लाभुकों को प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाते हैं। सामाजिक सुरक्षा कोषांग के बैंकों के माध्यम से लाभुकों के खातों में राशि भेजने की सारी तैयारी कर ली गई है। मैया सम्मान योजना के लिए बाबुओं का लगा रही है चक्कर, फिर भी क्यों नहीं मिल रही हेमंत सोरेन की सौगात। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पोर्टल कई दिनों से बंद है। पोर्टल बंद होने से मैया सम्मान योजना में नए आवेदकों की एंट्री सहित ऑनलाइन स्वीकृति का काम बंद हो गया है। पोर्टल बंद होने की वजह से जिन आवेदकों ने पहले आवेदन दिया है और उनके आवेदन की त्रुटि की वजह से स्वीकृति नहीं हो पाई है, उन पुराने आवेदकों की त्रुटियों में सुधार नहीं हो पा रहा है। इससे लोग परेशान है। ब्लॉक समेत अन्य कार्यालय का चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पोर्टल कई दिनों से बंद रहने के कारण महिलाएं और उनके परिजन परेशान हैं। बैंक पासबुक नंबर, बैंक के IFSC कोड, आधार नंबर सहित अन्य त्रुटियों के कारण जिन आवेदनों की ऑनलाइन स्वीकृति नहीं हो पाई है, वैसे लाभुकों को त्रुटि में सुधार के लिए प्रखंड कार्यालय और सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय का रोज चक्कर लगाना पड़ रहा है। इस कारण हेमंत सोरेन की सौगात से बड़ी संख्या में महिलाएं वंचित है। वे हर दिन बाबुओं का चक्कर लगा रही है ताकि नए आवेदन की एंट्री हो जाए और पुराने आवेदनों की स्वीकृति के साथ त्रुटियों में सुधार हो जाए और उन्हें मैया सम्मान योजना की राशि मिलने लगे। मैया सम्मान योजना के लाभुकों का इन दिनों भौतिक सत्यापन चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव और जन सेवक गाँव-गाँव जाकर चौपाल लगा रहे हैं। शहरी क्षेत्र में स्वराज्य कर्मचारी वार्डों में मैया सम्मान योजना के लाभुकों का सत्यापन कर रहे हैं।
जमशेदपुर में 19 फरवरी से बदलेगा मौसम, छाएंगे बादल, गरज के साथ होगी बारिश। जमशेदपुर शहर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। फरवरी माह में ही तेज धूप की वजह से परेशान रहने वाले लोगों को एक बार फिर आंशिक राहत मिलने की संभावना है। 19 फरवरी से शहर में मौसम का मिजाज बदलेगा, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। 21 और 22 फरवरी को गरज के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 19 फरवरी से 20 फरवरी तक आसमान में बादल रहेगा। इस कारण धूप से लोगों को निजात मिलेगी। वहीं कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी होगी। हालांकि 21 और 22 फरवरी को गरज के साथ बारिश की संभावना है। हालांकि इससे तापमान में बहुत अधिक कमी नहीं होगी। दिन और रात दोनों के तापमान लगभग पहले की तरह ही रहेंगे। देवघर शिव बारात पर निशिकांत दुबे ने उठाए सवाल, खटखटाएंगे हाई कोर्ट का दरवाजा, महाशिवरात्रि पर कहां जाएंगे। देवघर पर्यटन विभाग की ओर से देवघर शिव बारात निकाले जाने पर सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कई सवाल उठाए हैं। रविवार को देवघर स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सांसद ने कहा कि शिव बारात के नाम पर वे कभी देवघर में राजनीतिक नहीं होने देंगे। शिव बारात का टेंडर 20 फरवरी को फाइनल होना है, लेकिन उससे पहले झांकियां बनाई जा रही है। ढड़वा नदी से लीला मंदिर व बस स्टैंड से सारवा मोड़ तक तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, पर एनएच की सड़क पर तोरण द्वार बनाने के लिए हमारी कमेटी को अनुमति नहीं है। 20 फरवरी को टेंडर फाइनल होने से पहले शिव बारात में जितने भी काम चल रहे हैं उन सारे कार्यों का वीडियो उनकी टीम बना रही है। टेंडर होने से पहले तैयारियों में किसका पैसा लग रहा है, किसे फायदा पहुँचने की तैयारी चल रही है। शिव बारात का आयोजन होने के बाद इस सारे मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे और सीजीए विभाग से पर्यटन विभाग की इस योजना में खर्चों का ऑडिट कराया जाएगा। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि जब स्थानीय लोगों द्वारा शिव बारात का आयोजन होता रहा है तो पर्यटन विभाग को खर्च करने की क्या जरूरत है। झारखंड सरकार का पैसा आम लोगों का पैसा है। आम आदमी के पैसे की बर्बादी नहीं होने देंगे। सारे वीडियो का साक्ष्य लोकायुक्त व सीजीए को सौंपे जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आम आदमी के पैसे से शीश महल बनाया तो सीजीए की जाँच हुई और अब उन्हें जेल जाना पड़ा। ठीक इसी तरह जो भी गलत करेंगे उन्हें केजरीवाल के रास्ते में जाना पड़ेगा। इसका खुलासा हाईकोर्ट में किया जाएगा। सांसद ने बताया कि वे इस वर्ष शिव बारात में देवघर में नहीं रह पाएंगे। वे बागेश्वर धाम जा रहे हैं। बागेश्वर सरकार शिवरात्रि में गरीब कन्याओं का विवाह करा रहे हैं, उसमें शामिल होंगे। सांसद ने देवघर में शिव बारात का इतिहास बताते हुए कहा कि महाशिवरात्रि पर देवघर की शिव बारात भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपीएन सिंह के नेतृत्व में बनी कमेटी ने 32 वर्ष पहले निकाली थी। उसके बाद इसी कमेटी ने पूर्व मेयर राजनारायण खवाड़े के नेतृत्व में बारात निकालने की परंपरा शुरू की। कोविड में शिव बारात बंद रही तो वर्ष 2023 में मेरी पहल पर नई कमेटी का गठन कर सबके सहयोग से शिव बारात निकाली गई, लेकिन यह कमेटी 2023 में ही समाप्त हो गई। वह वर्ष 2024 में बाबा वैद्यनाथ की अध्यक्षता में नई कमेटी ने शिव बारात निकाली। उन्होंने कहा कि पहले शिव बारात में चंदा होता था, लेकिन जब मेरे पास यह कमेटी आई तो मैंने चंदा नहीं लेने का संकल्प लिया। बगैर चंदा के शिव बारात निकाली गई। डॉक्टर दुबे ने कहा कि शिव बारात कभी उनके लिए वोट बैंक की राजनीतिक नहीं रही है। शिव बारात सिर्फ आस्था का केंद्र रही है। झारखंड से फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार, महाकुंभ स्नान करने गए दोस्त की जगह दे रहा था परीक्षा। जैक बोर्ड द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट की परीक्षा में एक परीक्षार्थी के स्थान पर दूसरा युवक परीक्षा देते पकड़ा गया। यह मामला राज्य संपोषित +2 उच्च विद्यालय केंद्र का है। पकड़ा गया युवक प्रिंस कुमार हजारीबाग के केरेडारे थाना क्षेत्र के जोको गाँव का रहने वाला है। वह चतरा के टंडवा स्थित वनांचल इंटर कॉलेज में परीक्षार्थी रोहित कुमार साव के स्थान पर शनिवार को परीक्षा देने गया हुआ था। वीक्षकों द्वारा जांच में वह पकड़ा गया। प्रधानाचार्य सह केंद्राधीक्षक नीरज कुमार ने जानकारी दी कि इंटरमीडिएट परीक्षा में जांच के दौरान एक फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा गया है। प्रिंस कुमार को टंडवा पुलिस को सौंपते हुए कदाचार के आरोप में मामला दर्ज कराया गया। जानकारी के अनुसार परीक्षार्थी रोहित कुमार साव महाकुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज गया हुआ है। उसके स्थान पर प्रिंस कुमार इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहा था। थाना प्रभारी उमेश राम ने बताया कि केंद्राधीक्षक के आवेदन के आधार पर परीक्षा में कदाचार का मामला दर्ज कर गिरफ्तार प्रिंस को जेल भेज दिया गया। झारखंड में इन दिनों जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस दौरान इंटरमीडिएट की परीक्षा में कदाचार का मामला सामने आया है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी फर्जी परीक्षार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है।
महाकुंभ को लेकर रांची रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़, 5 महिला यात्री बेहोश, ट्रेन छूटने पर हंगामा। महाकुंभ को लेकर ट्रेनों में अफरा तफरी मची हुई है। रांची, हटिया और अन्य स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ के कारण पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। यूपी या यूपी होकर जाने वाली ट्रेनें लगातार विलंब से रांची स्टेशन से रवाना हो रही है। इस कारण रांची स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ पिछले कई दिनों से बढ़ गई है। यूपी जाने वाली ट्रेनों में यात्री क्षमता से अधिक हो जा रहे हैं और गेट के पास खड़े होकर यात्रा करने को विवश है। यात्री जगह नहीं मिलने पर आरक्षित बोगी में भी प्रवेश कर जा रहे हैं। ट्रेनों के शौचालय में भी यात्री सफर करने को विवश हैं। रविवार को ट्रेन संख्या 12817 ट्रेन हटिया स्टेशन से ही यात्रियों से भरी हुई रांची स्टेशन पहुंची। सामान्य बोगी से लेकर स्लीपर एसी बोगिया में भी बिना टिकट यात्री कब्जा कर लिया था और बोगी का गेट बंद कर दिया था। ट्रेन जब रांची स्टेशन पहुंची तो ट्रेन में पहले से सवार यात्रियों ने दरवाजा नहीं खोला। इससे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। यात्री दरवाजा खोलने की मिन्नत करते रहे, लेकिन बोगी में सवार लोगों ने दरवाजा नहीं खोला। आरपीएफ के सिपाही भी भीड़ के सामने बेबस दिखे। 1-2 बोगी में आरपीएफ के जवान ने बोगी में घुसने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ इतनी थी कि जवान भी अंदर नहीं जा पाए। वहीं कुछ यात्री ट्रेन की अलग अलग बोगी में किसी तरह घुस गए, लेकिन इस दौरान कुछ लोग बेहोश होने लगे। वहीं दिल्ली से रांची आए 18 लोगों का दल ट्रेन में सवार नहीं हो सका। दल में शामिल 5 महिलाएं भीड़ के कारण बेहोश हो गई, जिन्हें दल के अन्य लोगों ने चेहरे पर पानी का छिड़काव कर भीड़ से अलग किया। इसके बाद 60 से अधिक यात्रियों ने स्टेशन मास्टर कार्यालय में विरोध किया और राजधानी ट्रेन में जाने की अनुमति या एक बोगी राजधानी ट्रेन से जोड़ने की मांग की। इस पर स्टेशन मास्टर ने कहा कि वह इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम, गरज के साथ होगी बारिश, वज्रपात का येलो अलर्ट। झारखंड के अलग अलग हिस्से में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश हो सकती है। 19 फरवरी से झारखंड में बारिश के आसार है। 22 फरवरी तक बारिश की संभावना है। गर्जन और बारिश के दौरान वज्रपात भी हो सकता है। इसे लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 18 फरवरी से बादल छाया रहेगा। 22 फरवरी तक अलग अलग हिस्सों में बारिश हो सकती है। 19 फरवरी को दक्षिण पूर्वी हिस्से में बारिश हो सकती है। 20 फरवरी को दक्षिण तथा निकटवर्ती मध्य हिस्से में बारिश के आसार हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 28, 29 और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान रविवार को 12 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर, बोकारो, चाईबासा, डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। सबसे गर्म सरायकेला रहा। वहां का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। झारखंड की पंचायती राज व्यवस्था कितनी है मजबूत, क्या है स्कोर? पंचायती राज मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट। भारत सरकार ने देश में पंचायती राज व्यवस्था की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था मजबूत बनाई गई है, लेकिन इसका क्रियान्वयन कमजोर है। झारखंड के पंचायतों की आधारभूत संरचना को अच्छा माना गया है। यह उपलब्ध संसाधन को करीब 44% स्कोर मिला है। ई कनेक्टिविटी को 25% स्कोर दिया गया है। वहीं उपलब्ध मैन पावर में 0 स्कोर दिया गया है। कैपेसिटी बिल्डिंग के मामले में झारखंड की स्थिति बहुत ही अच्छी मानी गई है। इसके लिए उपलब्ध प्रशिक्षण संस्थान को अच्छा माना गया है। इस पर 75% स्कोर दिया गया है, लेकिन ट्रेनिंग गतिविधि को अच्छा नहीं माना गया है। इसे चुने हुए पंचायत राज प्रतिनिधि को प्रशिक्षण देने के मामले में 7.4% अंक मिला है। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सभी मामलों को मिलाकर झारखंड को कुल 27.7% स्कोर मिला है। इसमें सबसे अधिक करीब 66.2% स्कोर यहाँ के पंचायती राज व्यवस्था के फ्रेमवर्क को मिला है। यहाँ पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो सरकार ने रूपरेखा का व्यवस्था किया है उसको मजबूत माना गया है, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था के संचालन के मामले में तय अन्य इंडिकेटर में राज्य काफी पीछे है। झारखंड के 2024 तक कराए गए सर्वे रिपोर्ट में झारखंड के पंचायत के फंक्शन को 22.3% स्कोर दिया गया है। वहीं इसमें से सबसे अधिक स्कोर 60.2% तमिलनाडु को मिला है। इस पैरामीटर में पंचायत को मिलने वाला काम और पंचायती व्यवस्था की सहभागिता को शामिल किया गया था। इसमें झारखंड की स्थिति अच्छी नहीं पाई गई। इसके लिए अतिरिक्त झारखंड के स्कीम में पंचायतों की सहभागिता को करीब 41% स्कोर दिया गया। पंचायतों को दिए जाने वाले विद्युत अधिकार के मामले में सबसे अच्छा कर्नाटक को माना गया है। कर्नाटक को इस मामले में 70% अंक दिया गया है। वहीं झारखंड को 14.3% अंक मिला है। वित्तीय अधिकार वाले पैरामीटर के केंद्र सरकार के वित्त
आयोग से मिलने वाली राशि, राज्य वित्त आयोग की स्थिति और राज्य वित्त आयोग से पंचायतों को भेजी जाने वाली राशि को शामिल किया गया है। इसमें केवल राज्य वित्त आयोग के गठन को अच्छा माना गया है। यहाँ पंचायतों से आने वाले राजस्व को 0, पंचायत के उपलब्ध राशि को 0, पंचायतों से होने वाले खर्च को भी 0% स्कोर दिया गया है। पंचायती राज मंत्रालय ने झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था को जवाबदेही के मामले में 16.5% स्कोर दिया है। इसमें सबसे अच्छी स्थिति कर्नाटक की बताई गई है। इसमें कर्नाटक को 81% स्कोर मिला है। यहाँ पंचायती राज व्यवस्था के सोशल ऑडिट को मात्र 7% अंक मिला है। ग्राम सभा को 25% का स्कोर दिया गया है। पारदर्शिता और भ्रष्टाचार में भी मात्र 4% ही स्कोर मिला है। पंचायतों में होने वाले इंसेंटिव को भी बहुत प्रभावी नहीं माना गया है। राज्य में संगठन खड़ा करने के लिए प्रदेश समिति का कार्यकाल बढ़ा। गोस्वामी कल्याण फाउंडेशन का 2 दिवसीय झारखंड प्रदेश सम्मेलन कोवा बांध के प्रदेश अध्यक्ष उमेश गिरी की अध्यक्षता में रविवार को संपन्न हुआ। राज्य के 19 राज्यों में संगठन खड़ा करने के लिए वर्तमान प्रदेश समिति का कार्यकाल आगामी 2 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। शेष 5 जिलों में आगामी मई तक संगठन बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से आए मुख्य अतिथि शिव कुमार गोस्वामी ने झारखंड के विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों को संगठन मजबूत बनाने के लिए प्रखंड स्तर तक संगठन खड़ा करने का निर्देश दिया है। कहा कि संगठन में अधिक से अधिक महिलाओं को भी जोड़ा जाए। उन्होंने हरिद्वार में 23 मार्च को होने वाली केंद्रीय कार्य समिति बैठक में भागीदारी की अपील की। वहीं केंद्रीय अध्यक्ष बैजनाथ गोस्वामी ने कहा कि अब तक 9 राज्यों में संगठन बन गया है। शेष राज्यों में संगठन जल्द विस्तार किया जाएगा। तोपचांची के खरियों में 2 मार्च को आयोजित प्रखंड सम्मेलन में भाग लेने का भी निर्णय दिया गया। फायर सर्विस एक्ट लागू, घरों में ज्वलनशील सामान रखने पर हो सकती है कार्रवाई। होमगार्ड व अग्निशमन विभाग के डीसी अनिल पाटला रविवार को धनबाद पहुंचे। सर्किट हाउस में उन्होंने अग्निशमन व होमगार्ड के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में फायर सर्विस एक्ट लागू हो चुका है। इसमें जिला के अग्निशमन पदाधिकारी को थाने के एसएचओ के बराबर नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया है। एक्ट के तहत नियमों का पालन नहीं करने वाले की गिरफ्तारी के साथ जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। कहा कि पटाखा, डीजल, पेट्रोल समेत अन्य ज्वलनशील पदार्थ घरों में स्टॉक कर रखना इस एक्ट में गंभीर अपराध की श्रेणी में है। ऐसा करते पकड़े जाने पर अग्निशमन पदाधिकारी मकान मालिक पर कार्रवाई कर सकते हैं। डीजी ने कहा कि आग लगने पर कई बार अग्निशमन विभाग के अधिकारी कर्मियों के पास घटना स्थल पर पहुंचने का रास्ता नहीं होता है। नए फायर सर्विस एक्ट में रास्ता नहीं मिलने पर किसी भी बिल्डिंग के दीवार तोड़कर घटना स्थल तक पहुंचने का प्रावधान है। इसका विरोध करने वाले पर कार्रवाई भी हो सकती है। डीजी ने कहा कि राज्य समेत धनबाद जिला के होमगार्ड व अग्निशमन विभाग में पदाधिकारी व जवानों की कमी है। दोनों ही विभाग में जल्द बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। अग्निशमन विभाग में मौजूद अधिकारी व कर्मियों के प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है। इससे पूरा होते ही आवश्यकता अनुसार अधिकारी व कर्मियों को बहाल किया जाएगा। होमगार्ड बहाली के लिए आवेदन देने की प्रक्रिया पहले से चल रही है। जल्द ही विभागीय स्तर पर दौड़ आयोजित करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। डीजी अनिल पाटला सोमवार को अग्निशमन विभाग व होमगार्ड कार्यालय का निरीक्षण करेंगे। दोनों विभागों में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके।